हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक जर्मन महिला के ऊपर है जिसका नाम है मैरियन बेकमायर। और ये कहानी मुझे सजेस्ट की थी जेवियर भाई ने, तो थैंक यू सो मच ब्रो, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी है। ये कहानी काफ़ी सेंटिमेंटल है दोस्तों, और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इस महिला की तरह आप भी अगर उस सिचुएशन में कभी आ जाए, भगवान ना करे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में। अब दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि जो ये महिला है मैरियन बेकमायर, वो जर्मनी के एक छोटे से शहर में रहती थी जिसका नाम था सारस्टेड। इसी शहर में वो एक पब में नौकरी करती थी, वेट्रेस का काम करती थी। उसकी एक 60 साल की बेटी थी जिसका नाम था एना। एक दिन क्या होता है, जब मैरियन अपने काम में बिजी होती है और एना गई थी स्कूल, तो वहाँ से एक आदमी उसको किडनैप कर लेता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ ही घंटों बाद उसी दिन जो एना है उसकी लाश मिलती है एक जगह से। उस आदमी ने, जिसने उसको किडनैप किया था, उस आदमी ने उसको सेक्सुअली एब्यूज़ किया और उसके बाद उसकी हत्या करके एक कनाल के बाहर उसकी लाश को फेंक दिया। इस आदमी को बहुत ही जल्द, शायद उसी दिन, गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन जब उसका केस जो है, ये पूरा केस है, कोर्ट में आता है, तब वो किसी तरह से बचने की बहुत कोशिश करता है वो आदमी। और ये देख उसकी जो माँ है, एना की माँ मैरियन, उसको इतना गुस्सा आता है कि वो कोर्ट में, भरे कोर्ट में जज के सामने, वो उस आदमी को 8 गोली पीछे से मारकर उसको शूट कर देती है और उस आदमी की मौत वहीं पे हो जाती है। ये जो केस है मैरियन बेकमायर का, ये जर्मनी के ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में एक सबसे बड़ा विजिलांटे जस्टिस जिसको बोलते हैं, वैसा केस है। इससे पहले कि कोर्ट उस आदमी का कुछ फैसला करे, मैरियन ने खुद ही उस आदमी का फैसला कर दिया और अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया। तो चलिए दोस्तों, इस केस को अभी और डिटेल से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये जो महिला है मैरियन बेकमायर, इसका पूरा इतिहास, इसकी कहानी और क्यों उसने ऐसा किया, क्या मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से कोर्ट में उसने उस आदमी को शूट कर दिया। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, स्पेशली लाइक तो कीजिए ही। और अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो मेरा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, ह्यूज शाउट आउट और स्पेशल थैंक्स टू सौरभ तिवारी भाई, जिन्होंने मुझे 200 रुपीज़ का सुपर थैंक्स किया था। तो थैंक यू सो मच ब्रो, दिस मीन्स सो मच टू मी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैरियन बेकमायर जर्मनी के सारस्टेड नाम के छोटे शहर में उसका जन्म होता है, वहीं पे वो बड़ी होती है। उसके जो पेरेंट्स हैं, वो पहले ईस्ट प्रशिया करके जो जगह है, काफ़ी पहले उस जगह को ऐसा बोला जाता था, अभी तो शायद ये जर्मनी का ही पार्ट है, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे। फिर वो लोग वहाँ से माइग्रेट होके इस जगह सारस्टेड में आ गए थे। उसके जो फादर थे वो एक एल्कोहलिक थे और बहुत ही एक वायलेंट इंसान थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, तब वो वाफेन एसएस का भी हिस्सा थे। वाफेन एसएस जो नाजी जो पार्टी थी जर्मनी की, उसका जो मिलिट्री डिवीज़न था उसको वाफेन एसएस कहते थे। बहुत ही वायलेंट एक ग्रुप था। उसके फादर एक रेगुलर बेसिस में मैरियन की माँ और मैरियन की पिटाई करते थे, उनको फिजिकली एब्यूज़ वगैरह करते थे। और इसी वजह से उसके पेरेंट्स का बहुत ही अर्ली एक स्टेज में डिवोर्स हो जाता है। लेकिन डिवोर्स होने के बाद मैरियन की ज़िंदगी कुछ सुधरती नहीं है। उसकी माँ फिर से जिस आदमी से शादी करती है, वो आदमी भी एक बहुत ही वायलेंट आदमी निकलता है और उसका और मैरियन का कभी मतलब बनता ही नहीं है। दोनों के बीच में झगड़े होते हैं और वो आदमी अपने स्टेप डॉटर मैरियन के ऊपर हाथ भी उठाता है। लेकिन उसकी माँ, मतलब मैरियन की सगी माँ जो है, वो मैरियन का साथ नहीं देती है, वो अपने पति का ही साथ देती है। और इसकी वजह से उसके माँ के साथ भी मैरियन का रिश्ता बहुत ही ख़राब हो जाता है। 1966 में जब मैरियन सिर्फ 16 साल की थी, तब वो पहली बार प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन इतने मतलब कम एज में प्रेग्नेंट होने की वजह से जो बच्चा था, वो बच्चा मैरियन को एडॉप्शन के लिए देना पड़ा। उसके बाद ठीक 2 साल बाद, जब उसकी उम्र 18 साल की हुई, तब उसका एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। लेकिन मतलब अभी भी काफ़ी अर्ली एज था और उसका बॉयफ्रेंड उसको अपनाने के लिए तैयार भी नहीं था। और उसी समय मतलब एक ऐसी भी घटना हुई कि मैरियन का कोई एक रेप भी हुआ। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जो दूसरा बच्चा था उसको भी एडॉप्शन में देना पड़ा मैरियन को, मजबूरी में। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस लड़की की लाइफ अभी ही, मतलब अभी तो वो टीनेजर ही है, कितनी तकलीफ देह हो गई है। अब उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी
और एक स्टेबल उसका लाइफ हो रहा था। उसको वहाँ पे ही स्थानीय एक पब में उसको एक वेट्रेस की नौकरी मिल गई थी और फिर वो वहाँ पे काम कर रही थी। वहाँ पे काम करते वक्त ही उस जो पब के ओनर थे उसके साथ भी मैरियन का एक ऑफ ऑन रिलेशनशिप जैसा हो रहा था। और इसी रिलेशनशिप के चलते 1973 में मैरियन को एक और बच्चा होता है, वो प्रेग्नेंट होती है और यही बच्चा था जो उसकी बेटी एना। और इस बच्ची एना का मैरियन एक सिंगल पेरेंट के हिसाब से उसको बड़ा कर रही थी, क्योंकि जो उसके फादर थे वो इसके साथ नहीं थे, मैरियन के साथ नहीं थे। अब ऐसे ही दोस्तों कुछ भी करके मैरियन की ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी पलटने वाली थी और उसकी ज़िंदगी का शायद सबसे बुरा दिन आने वाला था। और वो दिन था 5 मई 1980। इस दिन क्या होता है, जो उसकी बेटी है एना, जो सिर्फ 7 साल की थी, और मैरियन का कुछ छोटे मोटे चीज़ में ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और उसके बाद जो मैरियन है वो अपने काम चली जाती है, जो उसका पब का काम है, और एना को स्कूल जाना था। लेकिन एना उस दिन एक बहुत ही भारी मिस्टेक करती है। वो उस दिन स्कूल नहीं जाती है क्योंकि उसके माँ के साथ उसका ऐसे ही झगड़ा हो गया था, उसको मन नहीं किया होगा, तो वो स्कूल नहीं जाती है। लेकिन वो घर से निकल जाती है अपने एक दोस्त के घर। लेकिन जब वो उस दोस्त के घर पहुंचती है दोस्तों, तब उसका घर बंद होता है क्योंकि उसके दोस्त स्कूल वगैरह कहीं पे गई होगी। तो पड़ोस में ही जो घर था, उस घर में कुछ जो बिल्ली के बच्चे थे, कैट्स थे, उनके साथ वो खेलने लगती है पड़ोस वाले घर के जो एरिया है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे उस घर का जो मालिक था, उस मालिक का नाम था क्लाउस ग्रबाउस्की, और वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। वो एक पेडोफाइल था, एक सेक्स ऑफेंडर था, रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था, क्योंकि पहले भी वो ऐसे मामलों में पकड़ा गया था। और जब उसकी नज़र एना 7 साल की इस एना पर पड़ी, तो उसकी जो मॉन्स्टर था दोस्तों, कहा जाए तो, और मॉन्स्टर्स क्या करेंगे, वही करेंगे जो लोग हमेशा करते हैं। उसने एना को पकड़ लिया, अपने घर पे लेके आया, किडनैप कर लिया एक तरह से, और फिर उसको पूरी तरह से बुरी तरह से उसका एब्यूज़ किया। और एक जो नायलॉन का कपड़ा होता है, उस तरह के एक कपड़े से एना का मतलब गला घोटकर एना की उसने हत्या कर दी। ये जो क्लाउस ग्रेबोस्की था, वो एक 35 ईयर्स ओल्ड आदमी था और एक बुचर का काम वो करता था। वो 1970s में 2 बच्चियों का इस तरह से फिजिकल एब्यूज करने के जुर्म में उसको जेल भी हो गई थी और उसको केमिकली कास्ट्रेट कर दिया गया था। लेकिन फिर उसने कोई मेडिसिन वगैरह लेके इस कास्ट्रेशन को रिवर्स कर लिया था, और अभी उसने एना का किडनैप करके उसको मौत दे दी थी। उसने एना की लाश को एक बॉक्स में भर दिया और पास के ही एक कनाल के पास जाके उसकी लाश को रख दिया। उस दिन ही काफ़ी देर बाद जब मैरियन अपने घर आई, तो उसने देखा कि एना तो वहाँ पे नहीं थी। फिर उसने पुलिस वगैरह में कंप्लेंट की, और उसी दिन पुलिस को भी एक दूसरी महिला जो कि एकदम बुरी हालत में थी, डरी हुई थी, उसका फ़ोन आया पुलिस को, और उसने कहा कि उसका जो फियांसे है, उस फियांसे का नाम है क्लाउस ग्रबोस्की, यही आदमी जिसने एना का खून किया है। तो उस महिला ने पुलिस को बोला कि मेरे जो फियांसे है वो ऐसा ऐसा बोल रहा है कि उसने एक बच्ची का खून कर दिया है, उसकी लाश को वहाँ पे रख दिया है। तब वो केस, मतलब इस महिला ने काफ़ी मदद की। अदरवाइज़ तो ऐसे केसेस काफ़ी सालों चलते रहते हैं, लेकिन वो केस 1 या 2 दिन में ही मतलब सॉल्व हो गया था। फिर एना की लाश मिल गई। और दोस्तों, ये जब न्यूज़ मैरियन को पता चली कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, तो आप खुद सोचिए दोस्तों, उसकी क्या हालत हुई होगी उस माँ की, जिसका खुद का पर्सनल लाइफ इतना मतलब ख़राब था। कुछ मतलब एक हद तक स्टेबल हो रहा था उसका लाइफ, और फिर अचानक से, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ना एना की गलती थी, लेकिन एक घटिया आदमी ने मैरियन और एना की पूरी लाइफ तबाह कर दी थी। उसके बाद पुलिस ने इस आदमी को, क्लाउस ग्रेबोस्की को पकड़ने का जाल फैलाया। उसकी गर्लफ्रेंड ने, मतलब जो फियांसे थे, उसने बोला कि क्लाउस ने उसको फ़ोन किया है और कहा कि चुपके से एक होटल के पास आके मिले। लेकिन पुलिस पहले ही वहाँ पे पहुँच चुकी थी, और जैसे ही क्लाउस ग्रेबोस्की वहाँ पे आया तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ये जो केस है पूरा एना के खून का, वो फिर अदालत में चलने लगा, और ये भी काफ़ी महीनों बाद हुआ, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इतना जल्दी नहीं होता है, अरेस्ट होता है फिर डेट आता है। तो इस तरह से 3-4 महीने बाद शायद ये केस कोर्ट में चला। अब दोस्तों, ये कोर्ट में जो ये क्लाउस ग्रेबोस्की था, उसने खुद को बचाने के लिए, उसने और उसके जो वकीलों के टीम ने
इतनी गंदी हरकत की और इतना एक मतलब भद्दा स्टेटमेंट, बचने के लिए कुछ भी वो लोग बोल रहे थे, और इतना भद्दा एक स्टेटमेंट किया कि जो मैरियन थी, जो एना की माँ थी, वो ये सहन नहीं कर सकी। वो स्टेटमेंट ऐसा था दोस्तों कि क्लाउस ग्रेबोस्की ने कोर्ट के सामने बोला कि वो एना को मारना नहीं चाहता था या फिर उसको सेक्सुअली अब्यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने उसको ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो एना है, जो सिर्फ 7 साल की है, वो इसको, इस भद्दे दिखने वाले, इस गंदे से दिखने वाले आदमी को वो सीड्यूस कर रही थी। मतलब उसने ऐसा कोर्ट के सामने बोला कि वो 7 साल की बच्ची ऐसा कर रही थी। और फिर बाद में वो उसको ब्लैकमेल भी करने लगी। ये बोल रहा है कि बाद में वो उसको ब्लैकमेल भी करने लगी कि अगर पैसा नहीं दोगी तो मैं मेरी माँ को ये सब बता दूंगा, ये सब। तो इसी चीज़ में प्रेशर में आके उसने उसकी हत्या कर दी। ऐसा स्टेटमेंट उसने कोर्ट के सामने दे दिया। अब दोस्तों ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैरियन एकदम सहन नहीं कर सकी। इसीलिए उसने सोचा कि इससे पहले कि कोर्ट मतलब इसको कोई छोटी सज़ा दे दे या फिर छोड़ ही दे, ये पूरा मामला मुझे ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इसी मकसद से दोस्तों 6 मार्च 1981 को जो मैरियन है वो एक बेरेटा .77 करके जो एक पिस्तल है वो छुपा के लाती है कोर्ट हाउस में, और फिर वहाँ पे कोर्ट में एंटर करती है। ये जो कोर्ट है दोस्तों, वो जिस शहर में मतलब ये प्रोसीडिंग्स हो रहे थे, वो शहर था जर्मनी का ल्यूबेक शहर। कोर्ट में जब वो आती है, और इस पूरे चीज़ का एक वीडियो भी है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये वीडियो असली है या किसी फिल्म का है। मेरे ख्याल में ये वीडियो असली है, आप यूट्यूब में ज़रूर देखिए। मैं ऐसे कुछ स्नैप्स यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये मैरियन वहाँ पे एंटर करती है, और जो क्लाउस ग्रेबोस्की था उसके पीठ पर 8 गोली मारती है, जिसमें से 7 उसको लगता है। और उस 35 साल के इस हैवान का वहीं पर कोर्ट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। ये केस जो है उस समय जर्मनी, वेस्ट जर्मनी था। वेस्ट जर्मनी या फिर यूरोप या वर्ल्ड के इतिहास में ही एक बहुत बड़ा विजिलेंटे जस्टिस जिसको बोलते हैं, वैसा एक केस है, जिसमें एक माँ ने अपनी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसका बदला सीधे सीधे ले लिया था कोर्ट के अंदर। वो भी ये केस होने के बाद फिर मैरियन को ऑब्वियसली गिरफ्तार कर लिया गया, और पूरे जो वर्ल्ड का मीडिया है वो वहाँ पे ल्यूबेक शहर पहुँच गया इस केस को मतलब कवर करने के लिए। पूरा एक मीडिया सर्कस हो गया था। आप खुद ही सोच के देखिए कितना बड़ा केस रहा होगा उस समय। और ये जब केस, पूरी कहानी लोगों के सामने आई, तो ज़्यादातर लोगों को मतलब उन्होंने मैरियन को ही सपोर्ट किया ऑब्वियसली, और पूरे पब्लिक का सपोर्ट मैरियन के साथ था। और ये जो उसकी पूरी लाइफ की कहानी है वो इसने किसी एक मैगजीन, स्टर्न करके मैगजीन को ये कहानी उसने बेची, अपनी लाइफ की कहानी। अब दोस्तों 2 नवंबर 1982 को क्लाउस ग्रेबोस्की की हत्या के लिए जो मैरियन बेकमायर को एक्चुअली 6 साल की सज़ा दी गई कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसने सिर्फ 3 साल ही जेल में बिताया। उसके बाद उसको पैरोल में शायद उसको छोड़ दिया गया। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आपने कहानी अच्छी तरह से सुनी होगी तो आपको लगा होगा कि मतलब ये इसकी जो ज़िंदगी की जो ख़राब दिन थे वो शायद ख़त्म हो गया है, क्योंकि सब कुछ तो अभी हो ही गया है और उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ गए हैं इस कहानी को बेच के। लेकिन दोस्तों मैरियन की जो ज़िंदगी है वो शायद कभी भी ऐसा नहीं ही था कि उसकी ज़िंदगी कभी अच्छी होने वाली है, और ऐसा ही एक्चुअली मैरियन के साथ हुआ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की काफ़ी कोशिश की, और इसी कोशिश में वो 1985 में नाइजीरिया शिफ्ट हो गई। नाइजीरिया का जो जगह है लागोस, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई, और वहाँ पे वो शायद 3 साल रही, 1985 से लेकर 1988 के बीच। और वहाँ पे उसने जाके शादी भी कर ली। एक जर्मन आदमी था जो वहाँ पे कोई एक टीचर था शायद किसी स्कूल में, तो उस आदमी से मैरियन ने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि सिर्फ कुछ ही सालों बाद यानी कि 1990 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया, और फिर मैरियन वापस यूरोप में आ गई। इस बार वो जर्मनी नहीं गई बल्कि इटाली का जो सिसिली जगह है वहाँ पे वो आ गई। लेकिन दोस्तों ख़राब दिन और ये सब चीज़ों ने मैरियन का कभी साथ नहीं छोड़ा। सिसिली आने के बाद उसको कैंसर की बीमारी हो गई, और कैंसर की बीमारी होने के बाद अब बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे, और इसी वजह से 1995 को वो वापस अपनी जो होम कंट्री है जर्मनी वापस आ जाती है। इसी साल 21 सितंबर को 1995 में
वो एक टीवी टॉक शो में भी आती है, जिसमें वो पूरा जो एना की कहानी है और वो जो कोर्ट में गोली मारने की सब चीज़ों को वो मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंटरव्यू में बताती है। और वो इस इंटरव्यू में ये भी बताती है कि उसने गोली क्यों चलाई। उसने गोली मतलब उसने बोला कि गोली उसने इसीलिए चलाई क्योंकि वो आदमी जो है क्लाउस ग्रेबोव्स्की, वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा था, और जो उसकी बेटी मर गई है, मरने के बाद भी उसको ना कोई रेस्पेक्ट दे रहा था और उसके खिलाफ मतलब अलग ही जहर उगल रहा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए और फर्दर वो अगर ऐसा कोई काम नहीं कर पाए, इसीलिए मैरियन ने उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों 17 सितंबर 1996 को मैरियन बेकमायर की एट द एज ऑफ 46 पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी कि 1980-81 में उसकी बेटी की जो हत्या हुई थी एना की, उसके सिर्फ 15 या 16 साल बाद ही उसकी माँ मैरियन की भी मृत्यु हो जाती है। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने मैरियन के जो आखिरी दिन थे उनकी एक वीडियो मतलब व्लॉग जिसे बनाई थी, और मैरियन का भी यही इच्छा था कि वो रिपोर्टर उनके आखिरी सालों में उनके साथ रहे। उसके बाद दोस्तों मैरियन की मौत के बाद एना का जो ग्रेव था उसके साथ ही मैरियन को भी दफना लिया जाता है एक ही ग्रेव में, और एट लास्ट 15 साल बाद वो अपने बेटी के साथ फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और काफ़ी इमोशनल कहानी है दोस्तों। शायद मैं इतना मतलब इसको जजमेंट नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि कहीं मतलब भगवान ना करे आप भी एक ऐसे अगर सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो इस चीज़ को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जल्द मिलता हूँ ऐसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।